चार धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चार धाम यात्रा से जुड़ी आधार सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। सभी धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चार धाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। This program is co-presented by मुल्तानी कुका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। Co-powered by इंदिरा IVF देता है खुशखबरी का बेस्ट मौका। Sponsored by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पेट शुद्धि, पाचन की हर समस्या का समाधान। और दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में बड़ा हादसा, बॉयलर फटने से 9 की मौत, कई घायल। सीएम साय ने जताया दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म, नए मुख्यमंत्री बने विराट चौधरी। आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी सरकार के का मतलब घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना, चुन चुन कर घुसपैठियों को निकाले। दिल्ली उत्तराखंड को एक्सप्रेसवे की सौगात, देहरादून में पीएम मोदी ने किया इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन। अब 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका स्वागत है। आज की डिबेट जो है ये केवल वेतन पर नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था बनाम असंतोष की जो सीधी टक्कर इस समय हमारे मुल्क में चल रही है उस पर है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन को मंजूरी तो दे दी, लेकिन कब? नोएडा में उग्र प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई और हिंसा की बात। अब सवाल यह है कि क्या सरकार दबाव में झुकी या एक जरूरी सुधार था जो बहुत देरी से आया? सवाल बेहद सीधा है कि अगर मजदूरों की मांग जायज थी तो फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? और अगर यह हिंसा थी, यह साजिशन की गई है, तो जैसा कि मंत्री अनिल राजभर कह रहे हैं, तो फिर सरकार उसके दबाव में झुककर यह फैसला आखिर क्यों लिया? औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या हर बार दोषारोपण से हकीकत बदल जाती है?
क्या जमीनी गुस्सा सिर्फ राजनीति की एक स्क्रिप्ट है, या ये वो सिस्टम की देन है जहां मजदूर आखिरी कतार में खड़ा है? गाड़ियां जली, फैक्ट्रियां बंद हुई और अब हाई अलर्ट है पूरे एनसीआर में। लेकिन असली अलर्ट किसे होना चाहिए? सरकार को, सिस्टम को, या उस मॉडल को जो विकास के नाम पर असंतोष को दबा रहा है? क्योंकि आरोप यही है। आज की सीधी बहस में सीधा सवाल लेंगे हम, यह फैसला सुधार है या डर, मजदूरों की जीत है या फिर सरकार की मजबूरी? प्राइम टाइम प्रहार में आज इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी और हाई पावर्ड कमेटी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है। एंड इसके साथ साथ और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुंचे। इसके साथ साथ जो बोनस है वो सालाना नवंबर से पहले मिले। इसके साथ साथ अगर ओवर टाइम काम किया जा रहा है उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित करी जाएंगी, महिलाएं इनके अध्यक्ष रहेंगी और इन सब का जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा किया जाएगा कि कौन है, कहां आप शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिकायत पेटियां भी रहेंगी। इसके अलावा भी अगर कोई भी शिकायत किसी भी श्रमिक भाई बंधुओं की है तो हमेशा प्रशासन भी साथ में है, शासन भी साथ में है, कलेक्ट्रेट के भी दरवाजे खुले हैं। मगर सभी से मेरी ये अपील है दैट वायलेंस इज नॉट द आंसर। सभी से मेरा अनुरोध है कि गौतम बुद्ध नगर की शांति व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए, सौहार्दपूर्ण रूप से अपनी बात को रखा जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कि इस प्रमुख मांग को जो है मान लिया गया है। आप ग्रेटर नोएडा की डीएम मेधा रूपम को भी सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो हिंसा है किसी भी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकती। लेकिन आपको की ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि अब तक क्या हुआ। 1 अप्रैल 2026 को क्या हुआ, किसे कितना मिला, आप समझिए। जो क्षेत्र हैं वो नोएडा और गाजियाबाद। श्रमिकों के जो प्रकार हैं वो अकुशल है, अर्धकुशल है और कुशल है। वर्तमान जो वेतन है जो अकुशल है उनको 11,313 रुपए मिलता था। सरकार ने इसमें बढ़ोतरी कर दी। सरकार ने अब 13,690 रुपए कर दिया। यानी नोएडा और गाजियाबाद में अगर कोई अकुशल मजदूर है तो उसे 13,690 रुपए से कम नहीं मिलेगा। अर्धकुशल है यानी जिसे थोड़ा काम आता है, शुरुआत में उसे 12,445 रुपए मिलते थे जो वर्तमान वेतन है, अब वो बढ़कर 15,559 रुपए हो गए हैं। तो कुशल है यानी जो ट्रेंड वर्कर उसे 13,940 मिलते थे पहले, लेकिन अब नई दरें सरकार ने तय की हैं वो 16,806 रुपए की है। अब क्षेत्रों की बात करते हैं। दूसरे नगर निगम वाले अन्य क्षेत्र जो हैं यानी एनसीआर से अपार्ट जो क्षेत्र हैं, अकुशल को पहले 11,313, अब 13,006 रुपया। अर्धकुशल को 12,445 पहले थे, अब 14,306। कुशल को 13,940, अब 16,025 रुपए। तो तकरीबन 1,500 से लेकर 2,000 प्रति महीने की बढ़ोतरी जो है वो सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसमें की गई। लेकिन पिछले 3 दिनों में क्या कुछ हुआ? आखिर सरकार के वेतन में बढ़ोतरी का आदेश जारी करना क्यों पड़ा? अब इसको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ये। लेकिन बाकी जिलों की भी आप समझ लीजिए कि 11,313 मिलते थे, अब 12,336, अर्धकुशल 445, 13,591 और कुशल को 13,900 और अब 15,224 रुपए मिलते थे। ठीक है, अब आपको हम समझाना चाहते हैं कि आखिर पिछले 3 दिनों में क्या कुछ हुआ, कैसे पे बहुत तेजी से मोड़ लिया। अब समझिए
कि 10 और 11 अप्रैल को होजरी कॉम्प्लेक्स सूरजपुर दादरी रोड पर वर्करों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एक नहीं 3 दिनों तक चला। पुलिस के लाठीचार्ज से जो तनाव था वो और ज्यादा बढ़ गया। यानी 3 दिनों के प्रदर्शन के बाद यह लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद मामला लखनऊ तक जा पहुंचा, क्योंकि नोएडा में लाठीचार्ज हुआ और इसकी गूंज लखनऊ में सुनाई दी। अगला ग्राफिक्स, सीएम योगी ने 24 घंटे में मामला सुलझाने के आदेश दे दिए। यानी जब यह प्रदर्शन हुआ, लाठी था, उसके कुछ ही समय के बाद सीएम योगी ने कहा कि 24 घंटे में मामला सुलझाओ। कंपनी मालिकों के साथ नोएडा डीएम, श्रम विभाग अधिकारियों की एक बैठक हुई और इस बैठक में यह तय किया गया कि कितना मिनिमम वेजेस इनके बढ़ाए जा सकते हैं। 12 अप्रैल प्रशासन ने कंपनियों को एक सख्त निर्देश जो है वो दे दिया। श्रम कानून के नियम का पालन करने को कहा और यह अनिवार्य पर इनको पालन करना ही होगा। कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने के निर्देश दिए गए हैं, यानी टाइमली कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। आश्वासनों से फैक्ट्री वर्कर संतुष्ट नहीं हुए। कहा गया उससे फैक्ट्री वर्कर जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए। यह 13 अप्रैल की घटना है। उसी समय सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई ठोस फैसला जो था वो निकल नहीं पाया। उम्मीद यह थी कि एक ठोस हल निकलेगा, लेकिन वो ठोस फैसला नहीं। सोमवार सुबह हजारों वर्कर जो थे वो सड़क पर उतर आए। उनके सब्र का बांध जो था वो टूट चुका था। योगी ने 14 अप्रैल को अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद थे। श्रमिकों की सैलरी में 3 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। श्रमिक जो थे वो 20,000 की सैलरी की मांग पर अड़े हुए थे। हालांकि कई जगहों पर यह भी चला कि श्रमिकों की संख्या की सैलरी 20,000 होगी, जो भ्रामक थी। लेकिन चूंकि ये कर्मचारी 20,000 की सैलरी पर अड़े हुए थे, लेकिन एक बीच का रास्ता जो था वो सरकार की तरफ से निकाला गया। समझिए कि आज के सवाल क्या है, जिन पर अब खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। अगर वेतन बढ़ाना जरूरी था तो फैसला क्यों नहीं लिया गया? पहला सवाल यही है कि अगर जरूरी था तो फैसला पहले आ गया। दूसरा सवाल कि क्या यह सुधार है या फिर डैमेज कंट्रोल का एक क्लासिक केस है कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया गया। और तीसरा, हर विरोध को साजिश बताना सरकार के कुछ मंत्रियों की आदत बनती जा रही है क्या? इन्हीं 3 सवालों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। सीधे अपने मेहमानों के पास चलते जिनसे इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ के। हमारे साथ योगेश हैं, प्रदेश महामंत्री हैं संविदा आउटसोर्सिंग कार्मिक संघ के। हमारे साथ एडवोकेट विवेक पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। हमारे साथ डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हैं, जो लखनऊ से हमारे लिए रिपोर्टिंग करते हैं और अच्छी पकड़ सरकार में है। पुनीत, सबसे पहला सवाल आप ही से होगा। अगर मजदूर अपने हक के लिए सड़कों पर उतर जाए और यह कहे कि मुझे मेरे काम का समय पर भुगतान किया जाए, वो ये है कि जो मैं काम करता हूं उस हिसाब से हमें पैसा दिया जाए, तो श्रम मंत्री को उसमें साजिश नजर आ रही है क्या? किसी भी तरह का आंदोलन सरकार क्या केवल यह कह के नकार देगी क्या कि यह सब कुछ साजिश हो रही है, पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है? पुनीत के पास आवाज नहीं जा रही है, लेकिन हरगोविंद जी, सवाल बड़ा सीधा सा है जो सवाल मैं पुनीत से ले रहा हूं। ठीक है, मैं हरगोविंद जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले अनिल उपाध्याय जी आना चाहूंगा। अनिल जी, जो सवाल मैं पुनीत से कर रहा था, हर हक की लड़ाई को साजिश करा दे देना, टूल रहा है जी।
क्या ये वाकई ये सही है? और दूसरी बात कि मांग एक समय से चल रही थी, वो मांग सरकार ने मांग ली, वो आंदोलन अब क्यों सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं? अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा जी, सरकार ने बातें मान ली, सरकार ने आपकी मांगों को मान लिया। आपने कहा कि सरकार ने बातें मान ली। मेरा ये कहना है, देखिए सरकार ने बातें मान ली विषय, लेकिन आप ये बताइए ये इशू आया, अगर सरकार को सैलरी बढ़ानी थी का बढ़ी हुई नेटवर्क का इशू आ रहा है। एडवोकेट विवेक पांडे जी, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा कि ये स्थिति क्यों आन पड़ी। फिर हरगोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि नेटवर्क की बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। अभी ठीक है, आवाज आ गई। अनिल जी अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज, उसके बाद में जाऊंगा सबके पास, जल्दी करिएगा प्लीज। हमारी जा रही है कि नहीं? आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो अभी जो ये इशू आया क्यों? इशू इसलिए आया कि देखिए बार बार भारतीय मजदूर संघ की तरफ से ये रखा गया कि जो भी समझौते हो, जो भी चीजें हो, वो संगठनों को बीच में रख करके बातचीत हो। आज जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन क्यों हुआ? आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि कोई उनका नेता नहीं, कोई संगठन को पूछने वाला नहीं, वो कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन कुछ लोग इकट्ठा होने के बाद जैसा कि वर्तमान समय में चला है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स लोग हैं, कंपनियां हैं, वो अपने बॉक्सर रखी हैं और साथ साथ में पुलिस की अपनी साठगांठ होती है। उन्होंने उनके ऊपर मारपीट की, आसपास के जो उन्होंने गांव के कुछ लोग पाल रखे हैं उनके द्वारा मारपीट की गई। वो आंदोलन उग्र हो गया और उसका रिपरकेशन ये हुआ कि मंडे को लोग रोड पे उतर आए। क्यों? क्योंकि आप किसी को सप्रेस करेंगे तो सप्रेस बहुत दिन आदमी नहीं रह सकता, इसलिए वो ऐसा हुआ। और अगर मिनिमम वेज, अभी आप जितने भी काम लोग करते हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग अगर संगठित होकर के अपनी यूनियन बनाना चाहे तो कंपनियां यूनियन नहीं बनाने देंगी। और ताजुब ये करिए कि सरकार स्वयं ऊपर से फोन करा करके कहती है कि कोई यूनियन नहीं बनना, यूनियन को निरस्त कर दीजिए। अभी हम आपको एक उदाहरण ताजा ताजा देते हैं। हमारा हॉलैंड ट्रैक्टर में यूनियन बनी, यूनियन को निरस्त कराया गया, वहां के 5 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर यही आंदोलन हम कर देते तो क्या होता? तो ये सब चीजें सबसे साफ बहुत दिन नहीं कर सकते। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपका के द्वारा सप्रेस बहुत होगा तो संगठन बीच में नहीं रहेंगे, कोई उनका नेता नहीं रहेगा, तो ये बड़े बड़े आंदोलन ऐसे ही होते रहेंगे। पुनीत, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बड़ा मुश्किल। देखिए पुनीत, एक बड़ा सीधा सा सवाल है। अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा। पुनीत, श्रम मंत्री की तरफ से एक बयान आया, अनिल राजभर की तरफ से, वो इसे साजिश करार दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर मजदूर जो है वो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए तो क्या हर चीज टूलकिट से ऑपरेट होती है? इसी को साबित करने में मंत्री साहब लगे रहेंगे या समस्या का निराकरण भी करेंगे? अगर समस्या का निराकरण पहले किया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो ये श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहले अगर इन श्रमिकों को समझें तो ये टेक्निकल हैंड है, यानी कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनको एक महारत हासिल है कि ये जापान से आई हुई टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी बड़ी सी मशीन चला सकते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर कंपनी में काम कर सकते हैं। यानी कि इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, इनको केवल समझाया गया और उसके आधार पर ये कंपनी खड़ी करते। देखिए जो कंपनी का मजदूर होता है वो कंपनी का बेस होता है, लेकिन इनके साथ में भेदभाव होता है कि अगर गेट पास चाहते हैं तो इनको गेट पास मिलता है, इनको न्यूनतम वेतन मिलता है, इनको छुट्टी नहीं मिलती, इनके जो घंटे हैं ओवर टाइम जो करते हैं ऊपर घंटे। अब देखिए जो उसमें सबसे बड़ा दोष है वो श्रम विभाग का है। हर जिले में एक श्रम अधिकारी मौजूद है, बोर्ड का ऑफिस है। आप इस बात को समझिए कि अगर किसी कंपनी का इकोनॉमिकल डाटा चाहिए तो कंपनी से विभाग इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सीए की ऑडिट प्रूफ रिपोर्ट मांग लेता है, बताइए कितना आपने खर्च किया, कितना आपने मंगाया, क्या किया। तो श्रम विभाग आखिर इनसे ये क्यों नहीं कि आप कितने
कितना किसको सैलरी दे रहे हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि कागजों में श्रम विभाग को दी जाती है, जो श्रम विभाग सरकार को फॉरवर्ड करता है। देखिए, सरकार की मंदवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो केंद्र सरकार चला रही है वो ऐसी है कि सरकार कहती है अगर कोई मशीनें चेंज हो रही है या ट्रेनिंग में कुछ अपडेट हो रहा है तो आप ये हम ट्रेन करा रहे हैं, उसका खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन हर जगह गोलमाल है। श्रम विभाग के बैठे अधिकारी इन छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के साथ मिलकर के एक बड़ा भ्रष्टाचार का नेक्सस चला रहे हैं। एक झूठी रिपोर्ट सरकार को दी जाती है, जिसकी सैलरी हाथ में 10,000 मिल रही है, उसको 20,000 कागजों पर दिखाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन श्रम अनिल उपाध्याय जी, अगर आपको खाना खाना है तो आप खाना खा के फ्रेम में आइए। 3 बार आप कर चुके हैं, प्लीज। पुनीत, आप ये बताइएगा कि ये श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं वो किसके अंडर आते हैं? देखिए, सीधे तौर पर श्रम मंत्री जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो अपने विभाग को बचाने की और अपने जो लापरवाह भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टूल किट इस जगह काम नहीं आने वाली है, ये एक आंदोलन है। ठीक है, आप एक इनपुट लगाइए, क्योंकि अभी कुछ 4 लोग ऐसे पकड़े गए थे जो इस तरीके की हिंसा को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन क्या उनको पता था कि नोएडा में इस तरीके का बवाल होने वाला है? तो उनको क्या, किसी को नहीं पता था कि नोएडा में सोमवार को श्रमिक सड़क पर आ जाएंगे। सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि एक आंदोलन है। 10 साल में श्रम मंत्री न्यूनतम वेतन एक सिंगल विंडो, मैं सबसे बड़ा सवाल करता हूं, श्रम मंत्री अगर इस बात का दावा कर रहे हैं, एक श्रमिक जो एक प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर कंपनी, एग्जाम्पल के तौर पर कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, वहां उसके साथ अन्याय होता है तो वो कहां जाएगा? वो श्रम विभाग जाएगा, लेबर कोर्ट जाएगा। एक लंबे प्रोसेस है, तारीखें हैं, दौड़े तब जाकर के उसे डेट मिलेगी, उसकी सुनवाई होगी। क्यों नहीं आप सिंगल विंडो क्रिएट करते हैं कि वो एक शिकायत करे और उस पर एक्शन हो? सीधे तौर पर जब तक एक्शन नहीं होंगे, जब तक श्रमिकों की बात नहीं सुनी जाएगी, उनके मन में विश्वास जगाना होगा। आज सरकार कह रही कि हमने न्यूनतम 3,000 रुपए वेतनमान बढ़ा दिया, लेकिन आप देखिए ऑन कैमरा आकर के वो लोग बोल रहे हैं हम कैसे इस बात को मान ले। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत बार अन्याय हुआ है। कंपनी उनसे कहती है हम तुमको सैलरी इतनी देंगे, बाद में घटा करके इतनी कर दी जाती। कल आपने देखा कि किस तरीके से श्रमिक बता रहे थे कि उनको हफ्ते में पेमेंट मिलता है, कभी 4,000 कभी 5,000। ऐसा कौन सा मानक श्रम बोर्ड में तय है कि आप हफ्ते में सैलरी दे सकते हैं? इसका मतलब कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं रही हैं, उनका सीधे तौर पर शोषण हो रहा है। अब इस पर एक रिएक्शन डॉक्टर हरगोविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वंदे मातरम सर, अब जरा ये बताइए कि ये जो खामियां हैं, ये खामियों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, श्रम मंत्रालय की थी, लेकिन पुनीत की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये बताती है कि खामियों पर काम नहीं हुआ और उसकी वजह से मजदूरों सड़कों पर उतरना पड़ा, और जो लोग उस रास्ते से अपने ऑफिसर्स को जाते थे उनको घंटों जाम का सामना करना पड़ा। हरगोविंद जी प्लीज। वंदे मातरम। देखिए, आंदोलन या दंगा, दोनों बातों में एक मूल अंतर है। इस देश ने मजदूर आंदोलन समय समय पर देखे, और मेरे अनिल जी, मेरे भाई बैठे हैं भारतीय मजदूर संघ से। राष्ट्रीय संत स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना इसीलिए की थी कि मजदूरों का शोषण ना हो सके, और जब उस टाइम लाल झंडे तले मजदूरों को बहकाकर आए दिन हड़तालें करवाई जाती थी तो देश का नुकसान होता था। तो स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी भारतीय मजदूर संघ की तारीफ की थी कि मजदूरों के हितों का ध्यान रखते हुए देश के हित में मजदूर संघ काम कर रहे हैं। लेकिन आज कमोबेश परिस्थिति के विपक्ष ने देखिए, उत्तर प्रदेश कहां तो एक हब बन गया था, भारत में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आने लगी। अचानक रात में वहां के उद्योगपति और वहां की गवर्नमेंट खलनायक हो गई उन मजदूरों के लिए जिनको रोजगार मिला। और मजदूर भाइयों से भी अपील है कि फैक्ट्री तो मां होती है ना, जैसे किसान की धरती मां होती है, तो उसका पालन पोषण करती है, तो दायित्व देश को चलाने का और चीन से मुकाबला करने का केवल उद्योगपतियों का और भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार का नहीं है, हम सबका दायित्व है कि हमें चीन से मुकाबला करना है। लेकिन आंदोलन इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, हिंसा के रास्ते से उसे आंदोलन कहेंगे, उसे दंगा कहेंगे। आग जनी, उसमें कई लोगों की हत्याएं हो सकती थी, क्या मजदूर हत्यारा हो गया? ये आप, तो कहीं गलत की बात नहीं, आपका इशारा किसकी तरफ? और योगी आदित्यनाथ जी, एक मिनट, योगी आदित्यनाथ जी एक नाम नहीं है, वो एक गारंटी है। जब योगी आदित्यनाथ जी ने, जो प्रदेश के मुखिया हैं, जब उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि मजदूरों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी, उनके लिए मानी जाएंगी, तो कम से कम शांतिपूर्वक उनका
उनको उनका ध्यान रखना चाहिए था, उनकी बात को मानना चाहिए था, थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, धैर्य रखना चाहिए था। विपक्ष ने जो अच्छा उस ठीक आग में है घी डॉक्टर डाला- हरगोविंद जी, जो बात आप कह रहे हैं ठीक है कि ये धैर्य रखनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ आरएसएस की विचारधारा जुड़ा हुआ है। दत्तोपंत साहब ने 1955 में इसकी जब स्थापित थी तो विचारधारा कमोबेश आपकी है, वो आपके साथ इस पे साथ खड़े नहीं है। आपने अनिल जी की अगर पूरी बात सुनी होगी। नहीं है। अनिल जी की बात का अर्थ, जहां तक यदि मैं माना हूं तो अनिल जी की बात का अर्थ यह है कि मजदूरों को संगठित करके यदि एक संगठन एक झंडे के नीचे लाया जाता तो ये आंदोलन का रूप अहिंसक होता, हिंसक ना होता, ये दंगे की श्रेणी में ना आता। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये अनिल जी का अर्थ ये है। अनिल जी का अर्थ ये नहीं है कि भारतीय मजदूर संघ उनको दंगे के लिए उकसाता। अनिल जी का ये है कि उनका सही मार्गदर्शन होता, वो बहकावे में ना आते, और क्योंकि देश को बनाने में मजदूर का खून पसीना लगा है और देश को बढ़ाने में, तो ये कैसे नकारा जा सकता है? ठीक है, लेकिन हम देश के मजदूर को दंगाई तो नहीं बना सकते। ठीक है योगेश जी एक रिएक्शन आपका, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। योगेश जी प्लीज। जी बिल्कुल, जैसी बात हुई है कि ये नौबत आई क्यों, अगर ये करना ही था तो समय से पूर्व ये काम कर लेना चाहिए था, और अगर वेतन वृद्धि होनी थी तो इस आंदोलन के बाद क्यों। और ठीक है, हो सकता है ये इनके पीछे कुछ असामाजिक तत्व हैं, भड़का रहे हैं, संभव है, लेकिन आपके यहाँ आपका बच्चा व्यवस्थित रहे, दूसरे को भड़काने पे ना आए, उसकी चिंता कौन करेगा? शासन प्रशासन को के हर स्तर पर योगेश जी आप संवाद करते हुए समस्या को समझ। योगेश जी आप एक मजदूर संघ के प्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व बनता है कि प्रदेश में शांति की ओर पहल करें, ना कि आग में घी डालने वाले आपके बयान आए। ये काम तो उत्तर प्रदेश का विपक्ष भली भांति कर रहा है, शांति की अपील करने की बजाय बोला ही नहीं। ये कहीं मेरा कहना नहीं कि आंदोलन तो ये आंदोलन करना सही था, बिल्कुल आंदोलन करना बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये उपद्रवी होना गलत हुआ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये नौबत क्यों आई? कल को कौन खड़ा होगा? लगातार किसी बात को दबाया जाएगा, अगर मजदूरों को बहका के उनके भविष्य से खिलवाड़ करेंगे तो कल उत्तर प्रदेश का या देश का मजदूर क्या उनका साथ देगा? ठीक है, एक रिएक्शन विवेक पांडे जी आपका ले लेते हैं एक बार। ठीक है योगेश जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक रिएक्शन योगेश ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक रिएक्शन उनका भी विवेक जी का ले लेते हैं, फिर ब्रेक लूंगा, उसके बाद फिर योगेश जी आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक रिएक्शन विवेक पांडे जी प्लीज। देखिए आशीष जी, बहुत ही ज्वलंत विषय को चूंकि आपने उठाया है, इस पूरी घटना के जिम्मेदार अभी कह रहे थे ना हमारे भाजपा के प्रवक्ता, योगी इज गारंटी, योगी की अपरिपक्वता, योगी सरकार की कार्यप्रणाली अकुशलता, और योगी सरकार स्वयं जिम्मेदार है, उनके अक्षम मंत्री जिम्मेदार है, उनके अक्षम बोर्ड जिम्मेदार है। कैसे? मेरी बात आने दीजिए पहले, यहाँ पे गुंडागर्दी मत करिए आप, जिस तरह से योगेश जी। भाई साहब गुंडागर्दी तो आप कर रहे हैं, गुंडागर्दी को शह तो आप दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019-2020 में 29 पुराने श्रम मिलाकर 4 लेबर कोड पास किए थे। पिछले वर्ष भी केंद्र सरकार ने सदन में लेबर कानून में परिवर्तन किए, लेकिन 19-20 के भी नियम नहीं लागू किए गए उत्तर प्रदेश में, और 2000 जो पिछले वर्ष में केंद्र सरकार ने लागू किए उसको भी लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो ये पूरी गलती इनके श्रम मंत्री विवेक जी 30 सेकंड का ब्रेक, माफी चाहता हूं 30 सेकंड का ब्रेक, मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा ब्रेक के उस पार। बहुत छोटा सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।